नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। हम आपको हेल्थ मैसेज लाते हैं। हम एक इंडिपेंडेंट वॉच डॉग है जो कि नज़र रखते हैं पब्लिक हेल्थ। और हमारा मुद्दा होता ट्रांसपेरेंसी, एम्पावरमेंट और अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता जनहित में। और एम्पावरमेंट आपको हम इतना इंफॉर्मेशन शोध करके दे जो आप खुद अपना निर्णय ले। और जो लोग जिम्मेदार है उनको भी सवाल करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी। और इसमें हम अपना विचार बहुत कम देते हैं। आप हम लोगों के पुराने ये भी देखेंगे। हमारे साइट है uho.org.in। हम आंकड़े देते हैं, हम सोर्स देते हैं जो कि आप खुद निर्णय करें। और अक्सर हमने देखा है ये महामारी जब से चालू हुआ तभी से ऐसा हो रहा है कि अगर कोई कोई अपना पक्ष रख रहा है जो कि मेन स्ट्रीम जो मेडिकल अथॉरिटीज़ है, डब्ल्यूएचओ से लेके सीडीसी से लेके हमारे आईसीएमआर, हमारे गवर्नमेंट या जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी, यहाँ तक कि साइंटिफिक कम्युनिटी जो हमारे आश्चर्य वाली बात है, उनको अगर कुछ पक्ष रखे जाते हैं जो उनके जो नैरेटिव है उससे अगर थोड़ा भी अलग है तो उसको डब्ल्यूएचओ ने एक नया टर्म चालू किया है जिसको कि मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन या गलत भ्रम फैला रहे हैं, हम लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं और इस टाइप के कुछ टर्म्स निकाले हैं और एक प्रकार से कलंकित किया जाता है। और फिर वैक्सीन, टीके के बारे में अगर थोड़ा भी हम उसका बारे में सवाल करें कि भाई काम करता कि नहीं, दुष्प्रभाव तो नहीं है, तो हमको फिर एंटी वैक्सर, वैक्सीन हेजिटेंसी, कि आप लोगों को हिचकिचाहट फैलाओगे, वैक्सीन हेजिटेंसी, तो उसको भी कलंकित किया गया और अभी भी कलंकित किया जाता है कि आप एंटी साइंस हो, एंटी वैक्सर हो, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो। तो हमको बड़ा अजीब लगा कि हम बचपन से हम जो पढ़ते हैं साइंटिफिक माइंड में हमको सवाल करने का ये रहता है, अधिकार रहता है, और साइंटिस्ट को सवाल करना भी चाहिए। ये कोई फेथ नहीं है जिसको डॉगमा कहते हैं, कोई जिसको कि आप उसमें सवाल नहीं पूछ सकते। आपको फेथ होता है, विश्वास पे ही चलता है वो। पर अगर साइंस विश्वास पे चलने लगा तो साइंस ख़त्म हो गया। साइंस विश्वास में कभी नहीं चलता है, साइंस में हमेशा सवाल पूछा जाता है। और जो वैज्ञानिक होगा, जो साइंटिस्ट होगा, वो उसको हमेशा एक अनसर्टेनिटी रहता है। अपने कितना भी शोध हो उसको रहेगा कि शायद दूसरा भी कुछ हो सकता है। तो एक अल्टरनेटिव ये भी रहता है, हाइपोथेसिस कह ले या अल्टरनेटिव सोचने का तरीका भी रहता है। और अच्छा साइंटिस्ट वो चाहता है कि हर पहलू से उसको परखा जाए, विचार किया जाए। और अगर दूसरा कोई मत रखता है जो कि आपके मत से नहीं मिलता है तो उसके बाद विवाद होता है। आप आंकड़े पेश करते हो, वो आंकड़े पेश कर रहे हैं, तो फिर जाके आप देख सकते हो किसका मतलब ज़्यादा किस तरफ। अगर किसी ने सही में मिस इन्फॉर्मेशन किया, होक्स जैसे कहते हैं, जैसे बॉम्ब थ्रेट होता है, तो बॉम्ब थ्रेट को तो नज़रअंदाज नहीं करते। अगर वो फॉल्स है तो आप उसको भी जांच करते होगा। अब इसमें क्या है कि आप कोई कुछ दूसरा पक्ष रखता है उसको आपने सेंसर कर दिया, जो कि किया था महामारी के टाइम। कई यूट्यूब ब्लॉक कर दिए, स्ट्राइक कर दिया, ये कर दिया, कलंकित किया लोगों को, एंटी वैक्सर का कलंकित किया लोगों को, फूट बना दिया, रिश्तों में फूट बना दिया, एक प्रकार से पोलराइजेशन जैसे किया, जो कि एक पॉलिटिकल गेम रहता है, आपको मालूम है। अलग अलग इसमें ये कर दो, आप एक दूसरे के अगेंस्ट भिड़ा दो लोगों को। तो ऐसे फूट डाला, पूरा पूरे दुनिया में ऐसे चल रहा था।
कि ये आपका जान भी खतरे में डाल रहा है, ये कर रहे लोग, ये ऐसे कर रहे थे, जिसको कलंकित किया, स्टिग्मा बनाया, मिस इन्फॉर्मेशन का एक स्टिग्मा बनाया। और अभी भी वही चल रहा है। अभी भी जैसे कोई नया कोई प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, साइंस, जो दूसरे साइंटिस्ट होते हैं, हर किसी को हक होता है, हर कोई इंसान को हक होता है कि वो सवाल पूछे, पर वो नहीं पूछा जाए, पूछने का अधिकार आप छीन रहे हो, मिस इन्फॉर्मेशन का कलंक लगा के आप लोगों को लोगों से अलग कर रहे हो। तो ये साइंस के लिए बहुत गलत तरीका है। ये देखिए, ये पहले ज़माने में होता था, जब बिल्कुल अंधविश्वास ही था एक प्रकार से कि दुनिया फ्लैट है। जिसने पहले कहा कि दुनिया गोल है, उसको कलंकित कर दिया, उसको आइसोलेट कर दिया, उसको, आपको मालूम है। तो ऐसा नहीं है कि अगर पूरा दुनिया जब विश्वास रखता था कि दुनिया चपटा है, फ्लैट है, पहला आदमी जिसने बोला, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन हो गया। तो ये साइंस में मेजॉरिटी वोट नहीं होता है, वो पॉलिटिक्स में होता है। साइंस के साथ आप पॉलिटिक्स करोगे तो साइंस ख़त्म कर दोगे आप। बिलीफ सिस्टम कर दिया, डॉगमा कर दिया। कोई भी नया आविष्कार होता है उसको एक होली ये बना लेते हो जाए, जैसे कोई भगवान का ये है, प्रसाद है, उसको कोई ये करेगा तो उसको कलंकित करोगे, उसको इंटिमिडेट करोगे, साइकोलॉजिकल वॉर करोगे, मिस इन्फॉर्मेशन। साइंस में ये वर्ड जमता नहीं है, मिस। बेशक उसको, उसके ऊपर रोशनी डाले, अंधेरा अपने आप निकल जाएगा, पर उसको आप अलग कर रहे हो, उसको अछूत बना रहे हो। और अभी हमने फिर कंपाइल किए कुछ, क्या क्या हुआ है। महामारी के टाइम से चालू हुआ, ये 5 साल से चालू हुआ। तो हमने जो जो हमने एक लिस्ट बनाए है, समझ लो कि एक क्वेश्चन पेपर बनाया है। और अभी सबको मालूम हो गया कि जो जो चीज़ को कहते थे लोग कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है, और वो मेन स्ट्रीम वाले कहते थे कि वही इन्फॉर्मेशन है। तो अगर ये पेपर सेट किया जाएगा तो पता चलेगा कि उनके जवाब गलत थे सब, उनके जो। और हम यूएचओ, हमने जैसे कहा था कि इंडिपेंडेंट है, कोई हमको हितों का मतभेद नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कोई हमारा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं रहता है, हम कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं, तो हम इंडिपेंडेंट है। तो हम एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है पर इंडिपेंडेंट है। साइंटिस्ट है हमारे साथ, पत्रकार है हमारे साथ, लीगल एक्सपर्ट हमको एडवाइस करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट है, एनेस्थेटिस्ट है, क्लिनिशियंस हैं, हम एपिडेमोलॉजिस्ट है, हमारे पास आईआईटी के डेटा साइंटिस्ट है, पूरे आंकड़े हम देखते हैं। पत्रकार भी है हमारे साथ दो। सब बहुत सोच समझ के, बहुत ये करके, और छोटा ये होने से हमको पूरा ये करना पड़ता है। पर हम अभी देखते हैं कि हमको भी ट्रोल आता है कि ये क्या चीज़ है यूएच। कोई चीज़ नहीं है। कॉमन मैन को ये देता है, पावर ऑफ द कॉमन मैन भी एक चीज़ होता है। डोंट अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ द कॉमन मैन। बेशक हम भी आम आदमी हैं, पर हम सोच करके हम देते हैं। तो एक बच्चा भी गलती पकड़ लेगा, पर बाकी लोग एक इसमें आ जाते हैं, और एक ऐसा माहौल बनाया जाता है। हमको एक बहुत पुराना गाना याद आता है, वो कोई एक कैबरे डांस है शायद, बिंदु का कोई पुराने पिक्चर में, अनहोनी पिक्चर में, देखो ना सबको तमाशा दिखता है। हाँ, सबको गाना हमको ठीक से आता नहीं है, माफ़ कीजिएगा। तमाशा दिखता है, गिरते हैं, लड़क खाते हैं, शोर मचाते हैं, मतलब मस्ती कर रहे हर कोई। उनको तो आप कुछ नहीं कर कहते, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मुझे हिचकी जो आई तो हंगामा हो गया, हंगामा हो गया, हंगामा हो गया, हंगामा हो गया। बाकी कोई कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, पर हमने अगर कुछ कहा तो आपको मिस इन्फॉर्मेशन हो गया, मिस इन्फॉर्मेशन हो गया, एंटी साइंस हो गया, हंगामा हो गया। तो वही हमको याद आता है कि ऐसा साइंस नहीं होता है। तो आज हम इस पे थोड़ा बात करेंगे। कुछ हम जैसे हमने बताया है कि कुछ कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन जो दिए थे बड़े बड़े
ऑर्गेनाइजेशन से आए थे, WHO, CDC, ICMR, गवर्नमेंट और ये वो स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी एक्सपर्ट आ जाते थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी एक्सपर्ट्स जो कि फार्मा वगैरह के काफ़ी चहीते। वो कुछ भी कहे, कुछ कैसे भी कहे, कोई कुछ नहीं कहता। तो हम ऐसे लिस्ट निकालेंगे और आप खुद देखिए, और आज तक उनको कोई पूछता नहीं है कि तुमने मिस इन्फॉर्मेशन दिया था, जबकि बाद में पता चला वो सब मिस इन्फॉर्मेशन था। आप खुद देखिए, अब मैं, हम जैसे कहें कि हम तथ्य सामने रखते हैं, हम कुछ विचार नहीं देते हैं। और हम कभी भी किसी को नहीं बोलते हैं कि उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन दी। हम उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर जांच करते हैं, शोध करते हैं, आंकड़े करते हैं, और जब मैच नहीं करता, हमारा आप साइट देखिएगा, उसमें जितने भी हमारे लेख है, हमारे डिस्कशंस है, वीडियो है, सब देखिएगा। और हम शुरू से जो जो चीज़ बोल रहे हैं और जो जो चीज़ मेन स्ट्रीम बोल रहे थे, मेन स्ट्रीम मेडिकल कम्युनिटी, हेल्थ कम्युनिटी, चाहे वो फौची हो, चाहे WHO हो, राइट, और आज के तारीख तक दोनों को कंपेयर कीजिएगा। और नंबर अगर आप देखेंगे तो आजकल तो नीट में भी नेगेटिव मार्किंग पॉजिटिव मार्किंग होता है, और -40 वाले को भी डॉक्टर बना रहे हैं। तो आप देखेंगे, अगर मेन स्ट्रीम का मार्किंग करेंगे, जो जो पॉइंट्स पे हमने, हमारे साथ हम जो उनके मत अलग थे और हम मिस इन्फॉर्मेशन थे, वो इन्फॉर्मेशन वाले थे, पता चलेगा। और अगर स्कोरिंग करेंगे तो हमारे पॉइंट्स ज़्यादा आएंगे, उनके शायद माइनस में चले जाएंगे नेगेटिव मार्किंग में। पर कौन है, वो तो बड़े लोग हैं। हम तो हिचकी भी लेते हैं तो हंगामा हो जाता है। तो हम थोड़ा सा स्लाइड शेयर करेंगे और तथ्य प्रेजेंट करेंगे, और अभी भी क्या हो रहा है वो भी हम बताएंगे। पूरा डायनेमिक्स बताएंगे कि कैसे ये कैप्चर किया है पूरा। हमारा एक्चुअली साइंस हाईजैक हो गया है, साइंस हमारा हाईजैक हो गया है। जैसे प्लेन हाईजैक हो जाता ना, कुछ लोग जिनको कुछ एजेंडा रहता है, वो पायलट को पकड़ लेते, तो साइंस को पकड़ लिया है, और वो अपने डायरेक्शन में साइंस को ले जा रहे हैं। साइंस साइंस नहीं, ये हाईजैक हो गया। और डिक्टेटरशिप हो गया एक प्रकार से, तानाशाही हो गया, साइंटिफिक तानाशाही हो गया। तो तानाशाही में ही होता है कि आप कुछ नहीं बोलोगे, हम जो बोल रहे हैं वही है, आपका ये मिस इन्फॉर्मेशन है। तो हम पूरा डायनेमिक्स बताएंगे। अभी जो विवाद चल रहा है उसके ऊपर भी हमको काफ़ी ट्रोल किया है कि हमने खाली फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं कि भाई हाँ भाई, ये कोई एक नया HPV आया है। HPV का जब हमारे यहाँ ट्रायल हुआ था, 7 लोग का देहांत हो गया था, 7 लड़कियों का, बालिग नाबालिग लड़कियों का। उसको तो आप मिस इन्फॉर्मेशन नहीं कह सकते। आप वो कहोगे कि नहीं, वो डेथ तो कोइंसिडेंटल था, इससे कोई लेना देना था ट्रायल से। पर वो तो कमेटी बैठा था, जॉइंट पार्लियामेंट्री, उन्होंने पाया था। और फिर बताएंगे कि ये तो कोई एविडेंस नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट है, इतने लोगों को दिया। पर आपने एविडेंस ढूंढा है क्या? एविडेंस नहीं ढूंढ के बोल दो कि एविडेंस नहीं है, सेफ है। तो एब्सेंस ऑफ एविडेंस को एविडेंस लेके नहीं चल सकते आप। सेफ्टी एब्सेंस सब प्रॉपर, अगर आप ट्रायल करोगे, प्रॉपर रिपोर्टिंग करोगे, तो ये कुछ ये है। और वैक्सीन के जो क्या है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज अभी पब्लिश हो रहे हैं। अभी सबसे लेटेस्ट कोई ने मेरे को भेजा है, स्वीडन से बहुत बड़ा स्टडी पब्लिश किया है कि कितना 9 लाख लड़कियों को देखा, 9,26,362 रिकॉर्ड से निकाला है कि इतने से करीब टीके कुछ लोगों ने लिए, 3,65,000, और बाकी ने नहीं लिए। जिन्होंने टीके लिए थे HPV के, उनको 10 साल 12 साल 15 साल में जो भी है बीमारियां कम हुआ है, HPV क्लियरेंस हुआ, या यहाँ तक कह रहे हैं कि सर्वाइकल इन्वेजिव कैंसर के भी रेट्स अभी इतने। 2006 को तो चालू किया था स्टडी, ये देख रहा हूँ मैं, 2006 से चालू किया था। अभी कैंसर जाके 50 साल में होता है, 2006 से आपको 50 साल होगा तो 256 में रिजल्ट आना चाहिए। लड़कियां ठीक है, 15 साल लड़कियों को लगाया तो 20-30 साल तो वेट करना है ना। 2030 2036 को अगर आपने ठीक से फॉलो किया, और इसको आपने रैंडम एलोकेशन किया 2 ग्रुप में, वो नहीं बताते। वो रैंडम एलोकेशन में इंटरिम मेजर देके है। रैंडम मतलब चांस से दोनों ग्रुप होने चाहिए जिसमें बराबर मैच हो जाए। अगर आप खाली ऑब्जर्वेशनल स्टडी करते हो, रिकॉर्ड से करते हो, तो बहुत बड़े सैंपल में जिन लोगों ने टीका लिया उनमें बीमारियां कम, कोई भी बीमारी हो,
उनको बीमारियां कम आएगा जिन्होंने टीका लिया, और जिन्होंने टीका नहीं लिया उनको बीमारियां कम रहता है। कई वजह होता है, टीका भी एक वजह हो सकता है, पर दूसरे वजह को हम नज़रअंदाज करके हम टीके का इफेक्टिवनेस दिखा सकते हैं। ऐसे स्टडीज़ पब्लिश हुए, ऐसे स्टडीज़ कोविड वैक्सीन के भी पब्लिश हुआ था, अभी फ्रांस से डेटा निकाला था उन्होंने। अभी आजकल तो बड़ा डेटा सेट है, और उसमें अगर आप ये छोटे छोटे चीज़ को नज़रअंदाज कर लो, जैसे गरीबी को नज़रअंदाज किया था वो वैक्सीन वाले स्टडी में, और फिर बोलोगे जिन्होंने देखो वैक्सीन लिया डेटा बताता है कि उनमें ऑल कॉज मोर्टेलिटी कम है, पर भैया जो वैक्सीन लिया वो गरीब नहीं थे, वो अमीर थे। जिनको वैक्सीन नहीं मिला वो गरीब थे, वो दूसरे कारणों से मर गए। आप फिर कंपेयर आप खाली अमीर गरीब का तो बैलेंस किया ही नहीं आपने। और ऐसे ये जो स्टडी है हम बताएंगे उसका टाइटल, उसमें उन्होंने एंड में खुद बताया कि हो सकता है कि जिन्होंने वैक्सीन लिया वो थोड़ा हेल्दी वॉलेंटियर इफेक्ट हो सकता है। मतलब जो लोग वैक्सीन लेते हैं ना वो बाकी चीज़ में भी थोड़ा केयर रखते हैं। अभी एचपीवी वैक्सीन लिया, उनको थोड़ा बहुत मालूम है एचपीवी वायरस से होता है, तो उनको दूसरे तरीके भी मालूम है एचपीवी से कैसे प्रिवेंट हो, कंडोम यूज़ करना है, सेफ सेक्स करना, जेनेटल हाइजीन रखना। और हो सकता है जो उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया वो बिल्कुल केयरलेस हो, वो उन्होंने जेनेटल हाइजीन हो, या गरीब भी हो, या कंडोम भी इसने किया एचपीवी वाले की उन्हें जानकारी नहीं है उनको, तो हो सकता है उस वजह से उनको कैंसर रेट कम हुआ है। कई कारण, जब तक इसीलिए इस टाइप के बड़ा डेटा सेट से आप कुछ भी प्रोजेक्ट कर सकते हो, और एक बार सबको लगा दोगे तो आपके पास वो कंट्रोल रूप भी बंद हो जाएगा। और इसके पहले बिफोर मास रोल आउट ये सब चीज़ें आपको पहले रैंडम एलोकेशन, इसीलिए कहते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। बाकी पर्टिकुलरली सेक्सुअल बिहेवियर में लोगों को बहुत वेरिएशन रहता है, आपको खुद मालूम है, कल्चर्स अलग रहते हैं। और ये 9 से 14 साल का क्या रहता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में 16 17 18 साल में मल्टीपल एक्सपेरिमेंटेशन चालू हो जाता है जो भी है। हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी यंग एज में भी होता है, 18, कई बार चाइल्ड मैरिज होता है, इनसाइड मैरिज होता है। और जो लोग लेट मैरिज करते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं, उनको इतना नहीं रहता है कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स है। हमारा कल्चर आपको मालूम है, या उस पर पहले स्टडी करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सेक्सुअल एक्सपोजर नहीं होगा फर्स्ट सेक्सुअल एचपीवी का संक्रामित ही नहीं होंगे आप। और एक दो सेक्सुअल पार्टनर से चांसेस बहुत कम है, इसीलिए जो एचपीवी वायरस है वो जनरल पॉपुलेशन में 1% 2% मिलेगा आपको। और जो हाई रिस्क बिहेवियर वाले हैं, जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स है, या जिनका इम्यूनिटी बहुत कम हो गया हो, जैसे एड्स पेशेंट, उनमें 50% 60% मिलता है। तो इन्हें 1% से 50% वेरिएशन है। और जो कोई हाई रिस्क ग्रुप होते हैं पर्टिकुलरली सेक्सुअल एक्टिविटी में, ये कोई ऐसा रेस्पिरेटरी इलनेस है नहीं कि सबको बराबर रिस्क है। कुछ कोर ग्रुप्स होते हैं जो कि हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में हम लोग करते थे कि ये कुछ बिहेवियर स्टडी करना पड़ता, सोशल स्टडी करना पड़ता। एचआईवी के टाइम भी ऐसा ही किया था, हाई रिस्क ग्रुप को आइडेंटिफाई किया था, कमर्शियल सेक्स वर्कर्स, ट्रक ड्राइवर्स, लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह, उनको टारगेटेड इंटरवेंशन जिसको कि आप फोकस, अब वो लेके आप पूरा पॉपुलेशन में प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए जो मैथमेटिकल मॉडल्स वगैरह है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वगैरह में, जिसमें कि होमोजेनस बराबर रिस्क डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इम्पॉसिबल है मरारा मॉडल। और बना के आप उसको डरा दोगे लोगों को, जो कि कोविड में भी किया था, जो कि रिस्क बराबर नहीं था। रिस्क था एल्डरली में था कोविड, और अभी जो एचपीवी है वो भी रिस्क बराबर नहीं है सब में, अलग अलग कल्चर में अलग अलग मिलेगा। जहाँ सेक्सुअल मिक्सिंग कम है वहाँ पे बहुत कम मिलेगा। तो ये सब चीज़ें को गहराई से करना है, आंख बंद करके ये सेफ है, ये इफ़ेक्टिव है, ये है। और जो जो 5 साल में हुए हैं आप उनके स्टेटमेंट देखिएगा, जो मेन मेडिकल एक्सपर्ट्स है और मेडिकल बॉडीज़ है, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है। अभी तो एसोसिएशंस को इकट्ठा कर लेते हैं, जितने भी प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, पब्लिक हेल्थ वगैरह, एसोसिएशन में फिर बोल जोर जोर से बोलना चालू कर देते। फिर एक दो लोग को बोलेंगे ये तो मिस इन्फॉर्मेशन है। आइंस्टाइन ने इसके अगेंस्ट बात किया था, हम अभी बताएंगे। अभी पहले हम फिर वो बताते हैं जो जो चीज़ उन्होंने बोले थे बाद में सब ऐसा निकला। उनका जो इन्फॉर्मेशन था
वो बाद में मिस इन्फॉर्मेशन बढ़ गया, वो कबूल नहीं कर रहे हैं। अभी भी वही ट्रिक चल रहा है, तो हम वो बताएंगे पहले। तो हम स्लाइड बता रहे हैं आपको, और फिर हम बताएंगे। तो ये तो हमने पहले बताया है। देखिए, ये उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मुझे हिचकी जो आई तो हंगामा हो गया, ऐसे करके स्टिग्मा स्टिग्मा ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। तो ये एक किसी ने अगर कुछ बोल दिया तो सब इकट्ठा हो जाता है। ये महामारी के टाइम से चालू हुआ कि ये एंटी साइंस है, एंटी वैक्सर है, ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो ये सब ज़रा फिक्र वाली बात है। तो ये हमने पहले स्लाइड हमने इसलिए ये रखा है। और ये देखिए, ये इसीलिए कहते हैं ना, पावर ऑफ वन माइंड। तो आइंस्टाइन ने बोला था 1931 में, 100 साइंटिस्ट, 100 ऑथर्स अगेंस्ट आइंस्टाइन ने आइंस्टाइन का जो थ्योरी निकाला था उन्होंने रिलेटिविटी का, उसको ओपोज किया था कि भाई ये गलत है। और 100 लोग इकट्ठे हो गए थे, जैसे हम बता रहे हैं ना अब आजकल सब इकट्ठे हो जाते हैं, एसोसिएशन ऑफ, बड़े बड़े एसोसिएशन जितने भी है, सबका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, सबको फार्मा से काफ़ी स्पॉन्सरशिप मिलता है, आपको मालूम है, छुपा नहीं है किसी से। तो आइंस्टाइन ने क्या जवाब दिया, वाई 100, 100 लोग, 100 साइंटिस्ट क्यों खड़े हो गए हमारे अगेंस्ट? अगर हम गलत है तो एक साइंटिस्ट काफ़ी है। तो साइंस में ये नहीं होता, साइंस पॉलिटिक्स नहीं है कि हेड काउंट होता है। अभी साइंस में क्या होगा, पॉलिटिक्स हो गया, हाईजैक हो गया, हम कह रहे हैं ना। एक आदमी भी सही बोल सकता साइंस में, तो उसको 100 लोग मिलके उसका जांच करना चाहिए, उसको नज़रअंदाज, उसको मिस इन्फॉर्मेशन कह के, उसको कलंकित करके अलग नहीं करना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक अभी देखिए, लोग फिर क्या करते, बड़े बड़े जर्नल कोट करेंगे, लैंसेट में ये छपा है तो बीएमजे में छपा। तो इसके पहले, ये तो करीब 2005 को, आज से 20 साल पहले, एक जॉन योनेट्स जो है वर्ल्ड के नंबर 1 है ये मेडिकल रिसर्चर्स में, इन्होंने रिसर्च किया था कि जितने भी पब्लिश रिसर्च है, ये फाइंडिंग्स फॉल्स होता है। और इसका पूरा वजह बताया था, जान ये ऐसा भी नहीं कि हर कोई बेईमानी करता है, बोलता नहीं बेईमानी से नहीं होता है, बेईमानी से भी हो सकता है, पर और कई वजह रहता है। जैसे मैंने बताया कि आपने बहुत लार्ज डेटा सेट एनालाइज किया, आजकल तो आप एआई को दे देते हैं, कंप्यूटर को दे देते हैं, मॉडल्स को दे देते हैं, उसमें बारीकी बारीकी बातें ढक जाती है, और वो बारीकी बारीकी वाले बातें वो रिजल्ट को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। जैसे हमने वैक्सीन का ही बोला कि भाई आपने जो लोग खाली वैक्सीनेटेड लिया, अनवैक्सीनेटेड लिया, आप बहुत बड़ा डेटा सेट में आप कोई भी फिगर लाओगे तो वैक्सीनेटेड वाले को हमेशा बेटर रहेगा उसका आउटकम। क्यों रहेगा? वैक्सीन, अगर ज़ीरो वैक्सीन का कोई इफेक्ट नहीं भी हो, जो लोग वैक्सीन के पीछे भागते हैं उन लोग ओवरऑल हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, अच्छा खाना खाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे, जैसे मैंने कहा सेफ बिहेवियर रहेगा, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही उनका, जिसको होलिस्टिक हेल्थ उनका अच्छा रहता है, तभी वैक्सीन इज़ वन ऑफ द थिंग्स। और जिनको वैक्सीन से वंचित रहते हैं उनके कई को फैक्टर्स साथ साथ जाते हैं। तो ये मैं, इसीलिए ये एक हमने एग्जांपल दिया। ऐसे कई बार क्या होते हैं, मेजरमेंट एरर्स हो जाते हैं, फिर सैंपल ठीक नहीं रहता है, आपने कुछ सेलेक्टिव सैंपल लिया तो वो पूरा रिप्रेजेंट नहीं बनता। फिर ह्यूमन वेरिएशंस बहुत रहते हैं, मशीन नहीं रहता ह्यूमन। तो हम क्या क्या वो डिफरेंसेस हम नज़रअंदाज करके हम उसको फिट कर देते हैं साइंटिफिक मॉडल में। साइंस अच्छा है, पर एक्सट्रीम में जाने से क्या होता है कि हम कई चीज़ें, हमारा उसको सिंप्लीफाई हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसीलिए कई रिजल्ट्स गलत हो जाते हैं। और आजकल फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया है। और इसमें क्या है, बिगर चाह के भी, बिगर फ्रैंक डिसऑनेस्टी नहीं करके, जैसे मेरा जानबूझ के भी थोड़ा कोई दबा दो आप डिफरेंसेस, आप रिजल्ट किसी भी तरफ ले जा सकते हो, डिपेंडिंग जो स्पॉन्सर कौन कर रहा है। ये भी रिकॉर्डेड है, ये बड़े बड़े जर्नल के एडिटर ने भी ऐसे, वो भी 20 साल पहले उन्होंने भी लेख लिखा था, एक एडिटोरियल लिखा था कि इट हैज़ बिन हाईजैक्ड। हम जो कह रहे हैं ना, साइंस को हाईजैक कर लिया, जर्नल्स को, मेडिकल जर्नल्स भी हाईजैक हो गए। 3 जो टॉप जर्नल्स हैं उनके एडिटर, उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट दिया था। अच्छा, अभी हम क्वेश्चंस चालू कर रहे हैं। आपको याद है, जैसे हम कह रहे थे कि जो मेन स्ट्रीम जिसको
इन्फॉर्मेशन कह रहा था, वो बाद में मिस इन्फॉर्मेशन निकला, उनके -4 नंबर कटने चाहिए। पहला देखिए ये आया जब हियरिंग हुए थे अमेरिका में, हमारे यहाँ तो कोई हियरिंग नहीं हो रहा है महामारी में, क्या हुआ नहीं हुआ, रात गई बात गई। पर अमेरिका में सीनेट हियरिंग में जब फौची से पूछा गया था कि भाई 6 फुट दूरी का आपने कहाँ से बताया, हाँ, फौची ने जवाब दिया, एंथनी फौची, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी और इसके वही चला रहे थे एक प्रकार से तानाशाही, आई एम द साइंस भी कहा था, told Congress that the CDC's social distancing rule was an empiric reason, अपने मन से बना दिया, that wasn't based on data, डेटा में बेस ही नहीं था। Fauci says no evidence for pandemic guidance on masking or social distancing, मास्क का भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं था सपोर्ट में, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं था। जब फौची को कॉर्नर किया वहाँ पे कि आप बताइए पेपर ये बताइए, वो कुछ नहीं बता पाया। और उस टाइम आपको याद है किसी ने सवाल कर लिया, अभी गोल गोल सर्कल बनाया था, किसी ने सवाल कर दिया सोशल डिस्टेंसिंग, उसको मिस इन्फॉर्मेशन बता दिया, सेंसर कर दिया। मास्क के ऊपर सवाल पूछा तो उसको डंडा मारा पुलिस वालों ने, फाइन लिया कई जगह। तो अभी वो उनको आप कुछ नहीं कहते हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग। और इसमें पूरा दुनिया बंद हो गया था, इसी में 6-6 फुट के डिस्टेंस में क्लासरूम बंद हो गए, ये हुआ, इतना नुकसान हुआ। देखो उस टाइम ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं था जो सही में जन में हित में बहुत जन को क्षति किया। जो ये एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। फिर लैब लीक में कितना हल्ला हुआ था, किसी ने अगर लैब लीक बोला कि ये तो वायरस नेचुरल इससे आया नहीं है, तो उसमें पता चला बाद में जब कांग्रेस हियरिंग हुआ, वायरोलॉजिस्ट जो मिल के फौची और उसके जो चमचे थे उन्होंने पेपर लिखा था, आर्टिकल ड्राफ्ट कर दिया जल्दी जल्दी, अगेंस्ट द लैब लीक थ्योरी ऑन बिहाफ ऑफ कौन, वेलकम ट्रस्ट। वेलकम ट्रस्ट बहुत बड़ा फार्मा कंपनी है जिसका काफ़ी इंटरेस्ट है इसमें, फार्मास्यूटिकल में बहुत बड़ा कंपनी है वेलकम ट्रस्ट, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ भी सब कॉम्प्रोमाइज़ थे, उसके जितने भी ये थे सबके बड़े बड़े ये थे, टाइज थे इंडस्ट्री के साथ, फार्मा इंडस्ट्री के साथ। और वेलकम ट्रस्ट का जो ये था सीईओ था या बॉस था, जो मतलब हाई पोस्ट में था, जेरेमी फरार, वो अभी डब्ल्यूएचओ का चीफ साइंटिस्ट है। तो आप समझ लो इधर से उधर जाते, उधर से इधर जाते हैं, वो रिवॉल्विंग डोर इसको कहते हैं। तो इनको अभी बाद में तो अभी जितने भी जांच हुए तो अभी तो यहीं तक उंगली जा रहा है कि लैब से ही निकला है। पर जब हुआ था वो उस टाइम सब लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन कर दिया, उनको सेंसर कर दिया, सवाल नहीं पूछने दिया, -4 और ऐड कर लीजिए आप। फिर हमारे भी गुरु है हमारे यहाँ जो, जिसको कि जनहित करना चाहिए, जिसको कि सेफ दवाइयाँ देना चाहिए, कौन, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर सोमानी। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, डेक्कन हेरल्ड का है, 30 जनवरी 2021, कोविड-19 वैक्सीन 110% सेफ, उल्ट और ज़्यादा चले गए वो, झुकने बोला तो बिल्कुल ही लेट गए ज़मीन में। ड्रग कंट्रोलर कह रहा है कि 110% सेफ है कोविड वैक्सीन। अभी आज के तारीख में बात कर लीजिए कितना सेफ है। अभी भी खैर इनकार करते हैं, नहीं नहीं सेफ है, वो तो जो महामारी बंद हुआ वगैरह वगैरह, पर 110% सेफ कोई चीज़ हो सकता है 110% सेफ? उनको तो आप नहीं कहते कि उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया, उनको तो आप कटघरे में नहीं रखते, जो कि कई लोगों की काफ़ी सीरियस क्षति हुआ है, ट्रेजेडी हो गया, आपको मालूम है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कितना उन लोग मिसगाइड हो गए होंगे ये 110 से। और किससे आ रहा है, हम आपसे तो एक बार ठीक है मिस इन्फॉर्मेशन करके, जो कि सबसे हाईएस्ट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कह रहा है 110, तो लोगों को बिल्कुल विश्वास हो जाएगा ना, आंख बंद करके ले लेंगे फिर तो, अरे 110 बोला है। फिर उसमें भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं, लोग बड़े बड़े ट्रेजेडी हो गए, सबको मालूम है, उसको तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना, वो तो एस्टेब्लिश भी किया है। हालांकि 90% पता ही नहीं चलता एडवर्स इवेंट पर, 10% भी पता चले तो 110 तो नहीं आता ना, कितना बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन ये बाद में पता चला। कोई साइंटिस्ट इतना श्योर नहीं होता, अगर कोई साइंटिस्ट 110 बोले वो अंधभक्त है वो, और साइंस में अंधभक्ति नहीं होती है, पॉलिटिक्स में होता है। नुकसान होता है इससे, कितना नुकसान हुआ होगा यंग लोगों को, जिनको कि नेचुरल इन्फेक्शन से रिकवर हो गए उसके बाद भी ठोका गया उनको, जो नहीं रहते उनको एंटी वैक्सर एंटी साइंस कलंकित करना। ये देखो ठीक है,
खुद ही एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड वैक्सीन इंडियन ससेप्टेबल टू ये जो क्लॉट होते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिक थ्रोम्बोसिस, एस्ट्राजेनेका खुद जो कोविशील्ड का जो बनाने वाले थे ऑक्सफोर्ड में बैठे, एक्सेप्ट किया उन्होंने लीगल सबमिशन दैट कोविड वैक्सीन कोविशील्ड कैन कॉज थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिक सिंड्रोम। पर ये 2020 को उन्होंने बोला 110% सेफ, कबूल करते करते कंपनी ने कबूल किया। हमारे साइंटिस्ट तो उनसे भी ज़्यादा भक्त है, जिन्होंने बनाया है उनसे भी ज़्यादा भक्त है, उन्होंने भी छोटे प्रिंट में लिखते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, पर हमारे ड्रग कंट्रोलर ने 110% सेफ बोला। और ये 2024 को जाके इन्होंने कबूल किया, फिर जाके मार्केट से विड्रॉ किया। दूसरा रीज़न देते नई नई कंपनी अभी सेल नहीं है, ये नहीं है, पर सबको मालूम है विड्रॉ किया। तो कहाँ रहा भाई 110% सेफ? कितने ये इन 4 सालों में कितने लोगों को क्षति हुआ होगा, कितने ट्रेजिडीज हो गए इस 4 साल में, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी जैसे मैं कह रहा था कि साइंस के जो जर्नल्स हैं, जो लोग बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो आंख बंद करके ये दिया है, WHO का गाइडलाइन है, WHO तो ऐसा ही है, ठीक है, हम कभी नहीं बोले हैं, हम बहुत ये है, पर हम जो अवेलेबल एविडेंस है और जो इवेंट्स हुए वही आपके सामने पेश कर रहे हैं, आप खुद बताइएगा। तो ऐसे साइंस में नहीं बोल रहे कि हमको सब मालूम है। जिस दिन हम बोलेंगे हमको सब मालूम है, मतलब हम अनसाइंटिफिक हो गए हम भी। साइंटिस्ट हमेशा ढूंढता है, तलाश खत्म नहीं होता साइंस में, और 110% तो कभी नहीं होता साइंस में। और ऐसे लोग अगर हमारे ये हेड करते तो आप समझिए क्या होगा जनहित में। तो ये 3 जो टॉप जर्नल्स थे, ये मार्सिया एंजल थी, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की एडिटर इन चीफ, रिचर्ड हॉटन ब्रिटिश लैंसेट, रिचर्ड हॉटन लैंसेट के एडिटर है, लैंसेट के एडिटर है, और अभी भी है, 20 साल से एडिटर है, 21 साल से है, काफ़ी दिन से है, और ज़्यादा दिन रहने से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता। एक ज़माने में काफ़ी ऑनेस्ट थे, आज मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरा पर्सनल इनके साथ इंटरेक्शन हुआ था महामारी के दौरान। कई चीज़ें मैंने पॉइंट आउट किया था, इन्होंने नज़रअंदाज किया। तो मार्सिया एंजल थे न्यू इंग्लैंड जर्नल में, रिचर्ड हॉर्डन अभी भी लैंसेट के एडिटर है, और रिचर्ड स्मिथ जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल BMJ के एडिटर इन चीफ रह चुके हैं। ये तीनों ने लीडिंग मेडिकल जर्नल एडिटर्स ने क्रिटिसाइज किया है, आलोचना किया फार्मा इंडस्ट्री फॉर करप्टिंग साइंटिफिक लिटरेचर, फार्मा इंडस्ट्री को करप्टिंग साइंटिफिक लिटरेचर एंड टर्निंग जर्नल्स इनटू मार्केटिंग टूल्स। तो ये देखिए कितना, ये जनहित के लिए कितना खतरनाक है। मार्केटिंग टूल्स बन गए जर्नल्स, क्योंकि उनको मालूम है कि लोग उसी को देखते, बाकी सबको तो मिस इन्फॉर्मेशन कर देंगे। दे आर्ग्यू दैट इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड गोस्ट रिटन, दूसरे लोग पेपर लिखते हैं और बड़े बड़े एकेडमिशियंस को अप्रोच करते हैं जिनके पास टाइम नहीं रहता, कि आपको नाम दे देते ऑथरशिप में, वो भी खुश हो जाते हैं कि हमारे नाम से पेपर हो जाएगा। हमको कई बार अप्रोच किया, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे को अप्रोच किया था पिछले हफ्ते जब HPV रोल आउट हो रहा था, कि आप एक हम लेख लिख देंगे आपके नाम से HPV का तारीफ करके। हमने बोला मैं भेजता हूँ लेख, लिख तू लिखना है तो। मैंने फिर पूरे पॉइंट्स बताए कि जो आज तक वो जवाब नहीं आया उसका। पर कई लोग खुश हो जाते हैं कि चलो हमारा भी अभी लाइमलाइट में आ जाएंगे हम, और तो उसको कहते हैं गोस्ट रिटिन, आते रहते हमको भी कभी कभी। तो मैं तो दूसरे तरीके से देता हूँ, जो और कोई लिखता है आपके लिए। एंड सेलेक्टिव पब्लिकेशन ऑफ ट्रायल सीवियरली कॉम्प्रोमाइजेज, सेलेक्टिव मतलब जो ट्रायल आपका ड्रग को सपोर्ट कर रहा है, जो स्पॉन्सर, वही पब्लिश होता है जर्नल में। इंटीग्रिटी ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड पेशेंट केयर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, फिर कहेंगे मिस इन्फॉर्मेशन, ये आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में पब्लिश्ड है। ये मार्सिया एंजल, रिचर्ड हॉटन एंड रिचर्ड स्मिथ, ये 3 टॉप जर्नल्स जो है वर्ल्ड के, वो खुद कबूल किए उनके एडिटर्स ने। रिचर्ड हॉटन लैंसेट का फेमसली आर्ग्यूड दैट मेडिकल जर्नल्स हैव बिकम इंफॉर्मेशन लॉन्ड्रिंग ऑपरेशंस फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये 20 साल पहले उन्होंने कहा था, पर आज के तारीख में मेरे को इनके ऊपर भी डाउट होने लगता है। काफ़ी इनको हेल्प मिला है गेट्स फाउंडेशन से, लैंसेट को काफ़ी चीज़ें छपती है लैंसेट में जो स्पॉन्सर्ड रहते हैं। तो एक थियोरी और प्रैक्टिस में आज के तारीख में मेरे को थोड़ा सा मेरा रिजर्वेशन रहेगा।
रिचर्ड हॉटन। मैंने लिखा भी था इनको महामारी के दौरान, कुछ इनके जर्नल में छपे थे जिनका मैंने एक्चुअल आंकड़े से कंट्राडिक्ट करके भेजा था, कुछ इन्होंने भी एक आध एडिटोरियल ऐसे लिखा था। मैंने बोला था ये हमारे काउंटर आर्गूमेंट्स है, तो उन्होंने उनको 3 महीने बाद उन्होंने एक तो पेपर में उन्होंने कबूल किया कि आप जो बोल रहे ठीक बोल रहे, पर दूसरा गोल मटोल करके उसको छापा नहीं। तो ये अभी छोड़िए इसको, इनकी मजबूरियाँ होगी, कई मजबूरियाँ रहती है, और इनकी भी मजबूरी हमको मालूम है इनके साथ कुछ कंपैशनेट केस है ये। मार्सिया एंजल इन्होंने अभी नहीं है, पहले अभी जर्नल के एडिटर नहीं है, और जब एडिटर थे तब इन्होंने डिस्क्राइब द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मार्केटिंग मशीन दैट हैज़ कोऑप्टेड की इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हम एग्जाम्पल देंगे, अभी आज के तारीख में भी एग्जाम्पल देंगे, एचपीवी को लेके भी हम एग्जाम्पल देंगे। कॉलिंग इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड रिसर्च अ ब्रोकन सिस्टम, कितना नुकसान हो सकता है, मिलियंस ऑफ डॉलर इसमें इन्वॉल्व रहता है। रिचर्ड स्मिथ जो बीएमजे के हैं, जर्नल सर्वाइवल डिपेंड्स हैवीली ऑन फार्मा एडवर्टाइजमेंट एंड रीप्रिंट्स, एक एक रीप्रिंट जो जर्नल में पेपर छपते हैं ना कोई दवाई का बारे में एफिकेसी, वो मिलियन डॉलर में बिकता है और वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फार्मा कंपनी एज प्रमोशनल मटेरियल। तो हम इसीलिए हम मेडिकल प्रोफेशन को इतना ब्लेम नहीं करते, इसीलिए शायद हम मेडिकल एसोसिएशन जो प्रोफेशनल एसोसिएशन को भी शायद हम इतना ब्लेम नहीं करें। उनको क्या मालूम है ये अंदर की बातें, क्या इतना टाइम कहाँ है उनको ये सब जांच करने का। वो तो सोचते लिखा है लैंडसेट में छपा, इसमें छपा, तो क्रिएटिंग अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दैट बायसेस कंटेंट, उनका कंटेंट फिर उसका कंटेंट का सही गलत नहीं रहता, फिर उसमें सब किसने फंडिंग किया है उसका पहले रिजल्ट बना लिया जाता है, उसके बाद स्टडी फिट किया जाता है, और कई बार क्या है उनके फार्मा के राइटर्स रहते हैं, वो स्टडी रिजल्ट से सब लिख देते हैं और वो ऑथर का नाम गोस्ट राइट। ये देखिए एक पूरा अकेले भी एडिटोरियल लिखा था रिचर्ड स्मिथ ने, जो बीएमजे के एडिटोरियल एडिटर इन चीफ थे। मेडिकल जर्नल्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ द मार्केटिंग आर्म ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वो एक्सटेंशन काउंटर है मेडिकल जर्नल्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज के। इतना उनके पास ये है कि सब खरीद लेते हैं, साइंटिस्ट को खरीद लेते हैं, स्पॉन्सरशिप करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, खरीदना भी नहीं पड़ता है हमको, बस बताना पड़ता है ये है हम पेपर रिसर्च कर रहे हैं, इतना नहीं रहता है। डॉक्टर को इतना रिसर्च ये नहीं रहता है, तो डॉक्टर है नॉट साइंटिस्ट, वो अपना कला काम ये करते हैं, उनको टाइम नहीं है, तो उनका नाम इस्तेमाल किया जाता है, और ये अनजाने में कई डॉक्टर इस केस में फंस जाते हैं। ये देखिए ये सब है गोस्ट राइटिंग, फार्मास्यूटिकल कंपनीज यूज मेडिकल कम्युनिकेशन फर्म्स, उनके फर्म्स होते हैं जो आउटसोर्स किया जाता है टू ड्राफ्ट आर्टिकल्स विच आर देन पब्लिश्ड अंडर द नेम्स ऑफ एकेडमिक रिसर्चर्स। ये इन्हीं के लेख से है, ये टॉप एडिटर्स जो मार्सिया एंजल, रिचर्ड हॉटर, रिचर्ड स्मिथ, इनके एडिटोरियल में ये से सेंटेंस लिया है, ये हमने मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये कोई भी क्रॉस चेक कर सकता है। सेलेक्टिव पब्लिकेशन, इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड ट्रायल्स ऑफन फेवर पॉजिटिव रिजल्ट्स वाइल नेगेटिव, जो साइड इफेक्ट्स वगैरह है वो हाइड हो जाएगा भैया, दवाई थोड़ी चलेगा साइड, बाद में पता चलता साइड इफेक्ट जब पूरा प्रॉफिट बन जाता है, बाद में तब तक वो कमा लेते हैं, वो धीरे से ड्रग को विड्रॉ कर लेते हैं, जैसे एस्ट्रोजेनेका ने विड्रॉ कर लिया, बना लिया ना, अभी विड्रॉ कर लो। और अभी बड़े छाती फुला के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इतने डोजेस लग गए हैं, अभी तो कोई साइड इफेक्ट, अभी साइड इफेक्ट्स का बताएंगे तब ना, नेगेटिव रिजल्ट थोड़ी बताएगा कि हमारा इससे इतने ये हो गए, तो कंट्रोल रहते हैं सब। फिर मार्केटिंग को मिसरिप्रेजेंट, जो मार्केटिंग करते हैं साइंस नहीं करते। जर्नल्स आर यूज टू प्रमोट ड्रग्स रादर देन इन्फॉर्म क्लिनिकल प्रैक्टिस, ऑफन लीडिंग टू क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन मेडिकल डेटा। भैया पूरा गंदा है आपका, राम तेरी गंगा मैली, गंदे पानी से आपको बीमारी होगा। तो जैसे आजकल जो ओशन बन गया है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, और बड़े बड़े जर्नल्स को भी कंटेमिनेट कर दिया है, तो इसके ऊपर एक बहुत, इसके बहुत क्लीनअप चाहिए होगा, बहुत क्लीनअप चाहिए होगा, पर उस दिशा में हम जा ही नहीं रहे। जो क्लीनअप करने की कोशिश कर रहे हैं उनको आप कलंकित कर रहे हैं, उनको आप मिस इन्फॉर्मेशन कह रहे हो। जब रिजल्ट बिल्कुल सामने आ जाता है, जैसे 2009-10 में एचपीवी ट्रायल में 7 लड़कियों का देहांत हो गया, तब बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, पर आज के तारीख में अगर होता तो वो भी दब जाता, मैं पूरा कह सकता हूँ, और अभी फ्यूचर में भी दब जाएगा।
क्योंकि आजकल इतना वेब चल गया है ना, उस टाइम भी कोशिश किया था। और ये सर्वाइकल कैंसर जैसे मैंने कहा, ऐसे पेपर्स आ रहे हैं, बचाता है, प्रूफ आ गया, कैसे आ सकता है भाई? 50-55 साल में जाके होता है सर्वाइकल कैंसर, मीडियम एक आध दो यंग एज में हो गया, पर उसके डेटा बहुत कम रहेंगे एनालिसिस के लिए कि टीके से है कि इससे है। और कई टीके के साथ कई दूसरे फैक्टर्स भी रहते हैं, हाइजीन आ जाता है, ये आ जाता है, चाइल्ड बर्थ आ जाता है, पॉवर्टी आ जाता है। तो जो लोग टीके लेते हैं वो थोड़ा बेटर सोच स्टेटस के, हाइजीन अच्छा रहता है, तो वो अगर जब तक आप मिलाओगे नहीं ऐसे रैंडम एलोकेशन जिसको कहते हैं, ऐसे नहीं पता चलेगा टीके से। और वो अभी वेट करना पड़ेगा, पर वो इतने जल्दी वो पुश करना चाहते हैं क्योंकि ऐसे ही रेट कम आ रहे हैं, बिकॉज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। तो सर्वाइकल कैंसर रेट आप आंकड़े हम बताएंगे, इंडिया में बहुत कम आ रहे हैं। क्योंकि अभी जो जॉइंट स्टेटमेंट दिए सब मेडिकल एसोसिएशन ने, उन्होंने कहा कि जो जो कंट्री में लॉन्च किया था उसके सर्वाइकल कैंसर रेट कम हो गया। कैसे होंगे भाई, इतना टाइम लगता, पहली बात। दूसरी बात है, इंडिया का डेटा तो उनको मालूम ही नहीं है, इंडिया का डेटा भी कम आ गया है, जबकि इंडिया में चालू नहीं किया था इस पर भी। तो कैसे कह सकते हैं कि उसी कंट्री में कम हुआ है? हमारे कंट्री तो कंट्रोल ग्रुप बन जाता है, ऐसे ही कम हो रहा है, इसीलिए इनको जल्दी है। ये भी डेटा फॉलो कर रहे हैं, ये देख रहे हैं यार बिल्कुल कम हो जाएगा तो फिर हमारा मार्केट नहीं रहेगा। अभी बदलो, इन्फ्लेट करके आउट ऑफ कंटेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट है कैंसर है, वो तो है ना, वो रहेगा। कई कैंसर है हमारे, कई कॉजेज ऑफ डेथ है, पर वो कम हो रहा है, वो नहीं बताएंगे, इसीलिए इनको जल्दी है कि अभी लॉन्च कर दो, फिर कहोगे देखो वो फिर तो नीचे जाएगा, फिर वैक्सीन को बोलोगे इसके लिए कम कम हो रहा है। तो ये मैं बात कर रहा था, एचपीवी वैक्सीन की मैं बात कर रहा था। तो इन्होंने करीब 9 लाख में लड़कियों में रिकॉर्ड से किया है इन्होंने, जो ये स्वीडन का स्टडी है, ये रिकॉर्ड से किया इन्होंने। और कौन सा इंस्टीट्यूट है? कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। और इन्होंने ये कर दिया कि देखिए जो लोग टीके लिए थे इनका ओवरऑल कम आउटकम हुआ। अब उन्होंने इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर भी बता दिया, पता नहीं इतने जल्दी कैसे बता दिया। हो सकता है वहाँ पे मैं एक जगह देख रहा था कि हमारे इंडिया में 50-55 एज में होता है, उनका थोड़ा अर्ली एज में होता है, क्योंकि उनका सेक्सुअल एक्सपोजर भी अर्ली होता है, 3 एज से चालू हो जाता है। तो ये सोशल फैक्टर भी हमको देखना चाहिए। और भी फैक्टर्स है, स्मोकिंग है, ओरल कंट्रासेप्टिव है, पर्सन कई है, स्मोकिंग रेट भी शायद ज़्यादा होगा, वो भी कई फैक्टर्स है इसके, जिससे फिर एचपीवी इन्फेक्शन बढ़ता है। रजिस्टर बेस्ड स्टडी है ये, कोई ऐसा प्रॉपर इंडिविजुअल को सेलेक्ट नहीं किया। रजिस्टर में कई गलती आ जाती है, पर मेन गलती यही होगी कि जो लोग ये लेते हैं उनके साथ अदर को फैक्टर्स साथ साथ होते हैं। कुछ के लिए इन्होंने मैच किया है, पर एज वेज में काफ़ी डिफरेंसेस है, कोहॉर्ट के एज ग्रुप्स डिफरेंसेस है, तो काफ़ी कुछ खिचड़ी विचड़ी बना के वो बता रहे हैं। और ये जो है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताना पड़ता है कि कोई फंडिंग है कि नहीं है। तो जितने ऑथर है सब ने बोला कि हम लोगों को कोई फार्मा कंपनी से नहीं हुआ, हम लोग कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं भी खुश हो गया, चलो फार्मा कंपनी से नहीं है तो थोड़ा स्टडी में दम होगा। फिर मैंने थोड़ा और जांच किया, पता चला, देखिए अभी मैं बताता हूँ स्टडी के ऑथर्स कौन कौन है। 6 ऑथर है, 6 में से 4 ऑथर कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के हैं। ये देखिएगा, कैरोलिंस्का यूनिवर्सिटी स्टॉकहोम, ये स्वीडन में कैरोलिंस्का यूनिवर्सिटी है, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है, कैरोलिंस्का। फिर मैंने ये 4 ऑथर कैरोलिंस्का के हैं, अब है तो है भैया। और पर वो बोलते हैं हमको कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। फिर मैंने देखा कि भाई कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट का फंडिंग कौन करता है। तब मैंने देखा फंडिंग, ये देखिए कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है, फंडिंग फॉर ग्लोबल स्टडी ऑन एचपीवी बर्डन अमंग गर्ल्स एंड वुमेन। ये कौन है आप गैस कीजिएगा, आप सही गैस कर रहे हैं, ये गेट्स फाउंडेशन ने फंडिंग, बहुत बड़ा फंड दिया, कितना बिलियन ऑफ डॉलर दिया है फंडिंग इनको, 15 मिलियन डॉलर दिया है। ये देखिए कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ट्रेनिंग फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, द बिल एंड फाउंडेशन फंड्स, ये कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट को फंड करता है कौन? बिल एंड मेलिंडा गेट्स गेट्स फाउंडेशन ट्रेनिंग फॉर प्रोफेशनल मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। इसमें एचपीवी वैक्सीन आ जाता है, और एचपीवी वैक्सीन के इसे करीब 15 मिलियन देता है, और इंस्टीट्यूट खाली 1 मिलियन ये किया, 15 मिलियन एचपीवी स्टडीज में किया है। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पूरा इंस्टीट्यूट को ही पकड़ लिया ना वो गेट्स फाउंडेशन ने। और ये गेट्स का ही है, एचपीवी वैक्सीन जो है ये गेट्स का ही है, गेट्स का ही एक पागलपन है।
जैसे पोलियो का है पागलपन, ये ऐसे HPV भी इसका ही है। हालांकि पोलियो फिर भी चलो ठीक है, पर वो जो ओरल पोलियो किया था आजकल उससे ज़्यादा पैरालिसिस हो रहा है, क्योंकि उसका लाइव है वो। तो ये थोड़ा इंजेक्टेबल का वो हम किसी दिन बाद बात करेंगे उसका। तो ये गेट्स फाउंडेशन का जो स्टडी है, और उसमें हमने जैसे बताया कि उन्होंने खुद कहा है कि हो सकता है कि बिहेवियर अलग हो दोनों में, जो वैक्सीन ले रहे हैं जो नहीं ले रहे। अच्छा, अभी ये स्टेटमेंट इन्होंने मिल के दिया है, जितने एसोसिएशन है ना ये सब हमारे, इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, एसोसिएशन और जो गाइनिक्स एसोसिएशन है, फिर ये सब मिलके इन्होंने स्टेटमेंट दिया, आपने भी देखा होगा। ये की फैक्ट्स है, और कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन में ना जाइए, मतलब बाकी जो बोलेगा तो मिस इन्फॉर्मेशन। और इन लोग कोविड के टाइम भी ऐसे ही आ रहे थे, आपको मालूम है, बड़े बड़े एसोसिएशन। उनका कुछ नहीं है, हम कुछ बोलेंगे तो हम हिचकी भी लेंगे तो हंगामा हो जाएगा। तो HPV वैक्सीन प्रिवेंट्स इन्फेक्शन फ्रॉम वायरस, चलो कम से कम ये नहीं बोला कि कैंसर प्रिवेंट करता, वायरस HPV वायरस दैट कॉज मोस्ट सर्वाइवल कैंसर। पर पहली बात तो ये हम पूछ रहे हैं ना कि भाई HPV इन्फेक्शन कितने को है हमारे जनरल पॉपुलेशन में। द वैक्सीन डज नॉट कंटेन लाइव वायरस एंड कैनॉट कॉज इन्फेक्शन। ये क्यों ऐड किया? क्योंकि पोलियो में प्रॉब्लम हो गया था, तो लोगों के दिमाग में है, तो ये पहले से बोल रहे हैं। अरे किसको मालूम लाइव है ये है, किल्ड वैक्सीन के भी तो रिएक्शन हो सकते हैं। देर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस लिंकिंग HPV वैक्सीन टू इनफर्टिलिटी। वो देखिए, नो साइंटिफिक एविडेंस। अभी आप 9 से 14 साल में दे रहे हो, पैदा थोड़ी 9 से 14 साल, तो 20 साल बाद जाके पता चलेगा, 10 साल बाद फर्टाइल है कि नहीं है। तो एविडेंस नहीं है मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो, एब्सेंस ऑफ एविडेंस डज नॉट मीन्स एविडेंस ऑफ नो हार्म। तो ये वर्ड प्ले देखिए ना ये, क्योंकि लोगों के जो जो दिमाग में है, क्योंकि कुछ कुछ केस रिपोर्ट है कि ओवेरियन फेलियर एरियर पाए हैं, आइसोलेटेड केस है, हम ये नहीं कह रहे कि सभी में हो जाता, पर कुछ तो ऐसे इंसिडेंसेस, केसेस, कोर्ट केसेस, लॉ सूट्स USA में चल रहे हैं, आप देख सकते हो। ग्लोबल सेफ्टी डेटा इंक्लूडिंग मोर देन 135 मिलियन डोजेस गिवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स कंफर्म स्ट्रॉन्ग सेफ्टी। तो वो रिपोर्ट होगा तब ना। तो ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेफ्टी है तो बार बार बताने की ज़रूरत है। तो पर पैसा भी तो देखना है, मान लो ठीक है नहीं है, पर इतना ज़रूरत है। 99% को अगर HPV इन्फेक्शन नहीं है हमारे 9 से 14 साल, या लड़कियां हमारे यहाँ जो सेफ बिहेवियर है, तो 100% को लगाना ज़रूरत है। आप मार्केट में अवेलेबल रखो, बता दो कैसे क्या होता है, जिसका मालूम है कि यार हमारा बिहेवियर थोड़ा रिस्की है वो अपने आप ले लेगा। और उसमें सबको देना मतलब खर्चे वाली बात भी है ना। वो पैसा जो है हमारे दूसरा वाटर सप्लाई से जाएगा, सैनिटेशन से जाएगा। आज भी लोग दूषित पानी से जाने जा रही है, इंदौर में जान चली गई, क्लीनेस्ट सिटी में। कई जगह अभी हरियाणा में पीलिया से लोग मर गए हैं। तो ये पैसा इसमें में जाता है, जिसमें जाने जा रही है वो गिनती है तो आप कर नहीं रहे हो ना। वो गिनती करोगे पता चला उसमें ज़्यादा है। अब ये तो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। तो ये सेलेक्टिव ये देना भी, द वैक्सीन वर्क्स बिटवीन 9 to 14 ईयर्स। मान लिया आपने 9 to 14 में ही काम करता है, वो इसलिए वेस्टर्न कंट्री से लिया है। हो सकता है हमारे यहाँ 20 साल बाद मैरिज के पहले भी दे, या मैरिज के बाद भी मोनोगमस रिलेशनशिप है तो मल्टीपल सेक्स पार्टनर तो नहीं हुआ ना। तो वो तो इंडिविजुअल को दे दो ना, जिसका जो रिस्क है, जिसका लाइफस्टाइल है, वो चूज़ करे कि भाई हाँ मैं फ्री लाइफस्टाइल लीड करूँगी आजकल। ठीक है, मान लेते हैं बड़े लिबरल हो गए लोग, तो लीव इट टू द पर्सन आफ्टर गिविंग फुल इन्फॉर्मेशन, वैक्सीन की ज़रूरत है कि नहीं है। मोर देन 160 कंट्रीज़ ने किया। 160 में जितने भी देश को फंडिंग होता है, अफ्रीकन एशियन कंट्रीज़ कर लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि सब है तो करेक्ट हो जाएगा। ये फिर पॉलिटिक्स में हेड काउंट कर रहे हैं आप। कंट्रीज विद वैक्सीनेशन प्रोग्राम शो मेजर रिडक्शन इन सर्वाइकल कैंसर। ये हमारे यहाँ, इसलिए मैं डेटा प्रेजेंट करूँगा। इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं होने के बावजूद भी कम हो गया। तो ये तो आखिरी वाला तो कोई जमता नहीं है ना, आप सेलेक्टिव उधर ही बता रहे हो, उधर भी ऐसे ही कम हो गया होगा कि हमारे देश में कम हो गया ऐसे ही। वॉट यू शुड डू, गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग HPV फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है भैया, हमारा टैक्स पेयर का पैसा जाता है, और दूसरे गवर्नमेंट सैनिटेशन वाटर इससे डाइवर्ट होता है। दवाइयाँ, बेसिक दवाइयाँ नहीं मिलती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नहीं है, आपने डॉक्टर के वैकेंसीज भरे नहीं है। इंकरेज रेगुलर सर्वाइकल स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग भी करने, अब क्यों बोल रहे हैं भाई? क्योंकि आपको मालूम है कि इससे 100% नहीं होगा। जैसे कोविड वैक्सीन के बाद भी आप मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंस करो, तो तीनों काम नहीं कर रहे थे हालांकि।
तो ये आप बोल रहे वैसे ही है कि वैक्सीन लेने के बाद भी सर्वाइकल स्क्रीनिंग करना है। अगर आप सर्वाइकल स्क्रीनिंग करते हो तो वैक्सीन की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ ही लोगों को होता है ना सर्वाइकल कैंसर, लाख में 10 लोगों को होगा, है 7 या 11 के बीच का फिगर है। 1 लाख औरतों में 10-12 सर्वाइकल कैंसर होता है 1 लाख में। और ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों को आप एक्स्ट्रा लगा रहे हो, वो खर्चा आता है उसमें। रिलाई ऑन वेरीफाइड मेडिकल एंड, हाँ ये देखे ना, वेरीफाइड मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ इन्फॉर्मेशन, ये इतने लोग इकट्ठे करेंगे तभी वो राइट है। अकेला कोई सवाल पूछेगा वो मिस इन्फॉर्मेशन है। अरे मैं इन्फॉर्मेशन, मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ, आपको सोर्स दे रहा हूँ, आप खुद ये कीजिए। जरूरी नहीं है एक्सपर्ट्स लोगों को सब मालूम है जो कि पूरे हाईजैक प्लेन में बैठे हैं। ये जितने एक्सपर्ट्स बैठे हैं इनका प्लेन हाईजैक हो गया बड़े फार्मा कंपनी से। ये बड़े बड़े एडिटर ने बोला है, 3 बड़े एडिटर ने बोला है, बीएमजे, न्यू इंग्लैंड जर्नल और लैंसेट के। तो ये फिर बचा क्या भाई, फिर वेरीफाई कैसे करेंगे हम? तो अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है। सपोर्ट वैक्सीनेशन एंड अवेयरनेस एफर्ट्स इन, बाकी लोगों को भी बोलो। तो हम अभी, अब आप लोग खुद डिसाइड करें कैसा है। ये देखिए, ये इंडिया का पिछले 30 साल का डेटा है, 1990 2000 में, 30 ईयर्स 29 ईयर्स डेटा है। ये केसेस है, 1990 में केसेस 1 लाख में 17-18 हो रहे थे, और ये अभी 1 लाख में अभी 14 से कम हो गया है, 13 करीब हो गया। ये नीचे की तरफ आ रहे हैं केसेस पर लाख वुमेन इन इंडिया, 220। और ये डेथ्स है, ये पहले 10 और 11 करीब होगा, और 11 पर लाख। और आज के तारीख में ये 8 से भी नीचे है, करीब 7 पर लाख। ये डेटा है आपके पेपर से है, पब्लिश्ड पेपर से। ये एडजस्टेड है, एज एडजस्टेड रेट्स है सर्व कैंसर। ये पेपर हमने पहले भी इसका स्क्रीनशॉट बताया। तो ये डेटा 7 पर लाख अभी हो रहा है। और 7 पर 26,000 जो हमने ट्रायल किए थे 2009-10 में, 26,000 में 7 9 से 14 लड़कियों का देहांत हो गया था ट्रायल के टाइम। हाँ, बड़ा वो उसमें हुआ था, हमने पहले भी बता चुके हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि आप फिर से आइंस्टाइन में आ गए कि एक साइंटिस्ट काफ़ी है। कोई ज़रूरी नहीं है बड़े बड़े 100 साइंटिस्ट हो, 100, और वो कोई पॉलिटिक्स नहीं है। साइंस में एक, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, राजा के नए कपड़े, वो सब नए कपड़े। एक बच्चे ने बोल दिया राजा तो नंगे हैं, तो वो काफ़ी है अभी। तो ऐसा एक साइंटिस्ट बोल सकता है, आइंस्टाइन ने बोला भाई। और आइंस्टाइन ने ये भी कहा था कि अनक्वेश्चनेबल रिस्पेक्ट फॉर ऑथोरिटी इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ट्रूथ। मतलब आप अथॉरिटी को सवाल नहीं करते हो, वो सबसे बड़ा दुश्मन है सच्चाई का। और अभी हम सवाल करते हैं तो हमको एंटी वैक्सर बता देते हैं, हम सवाल करते हैं तो एंटी साइंस बता देते हैं, हम सवाल करने की कोशिश करते हैं तो हमको मिस इन्फॉर्मेशन कह देते हैं, हमको कह देते हैं कि आप समाज में वैक्सीन हेजिटेंसी फैला रहे हो। तो वो आइंस्टाइन, खैर अभी तो आइंस्टाइन डार्विन सबका ख़त्म ही कर देंगे धीरे धीरे। तो आपको अगर यूएचओ को कुछ देना है तो हम लोग ऐसे ही, कोई फार्मा का ये नहीं लेते हैं हम स्पॉन्सर से, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं रहता है। सच्चाई को हम कोशिश करते हैं। आप लोगों के मदद से आप कुछ योगदान करना आप कर सकते हो। तो आज इतना ही था, धन्यवाद। तो आपको कुछ फीडबैक देना आप दे सकते हैं। जय हिंद।